चलिए, तो विदाउट डिले वी हैव टू फोकस ऑन आवर टॉपिक। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, आज पेन हम लेंगे ये अपनी टी शर्ट की तरह, ठीक है। 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। GHG सुना है? चलिए, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है ये बताना है, और साथ में अब बताना है ग्लोबल वार्मिंग। सर ग्लोबल वार्मिंग मतलब 1 मिनट, एक एक करके दोनों के आंसर देने की कोशिश करिए। मैं आपसे एकदम स्ट्रिक्ट आंसर नहीं मांग रहा हूँ, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द आंसर। आपको आंसर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बताइए क्या होता है, एनीवन, किसी को भी कुछ भी आता हो? सर ग्लोबल वार्मिंग आता है, बताइए। सर देयर इज अ इंक्रीज इन टेंपरेचर बिकॉज़ ऑफ द CO2 गैस व्हिच इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, व्हिच इज थम्स अप, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। ग्लोबल वार्मिंग तो ये हो गया। और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या हुआ? पढ़ा? ग्रीन हाउस गैस होती है वो जो अर्थ से इंसुलेशन, सर ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लेशन, चलिए एक क्वेश्चन और है अब आपने पूछ ही लिया। ओजोन डिप्लेशन सर बिकॉज़ ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिकॉज़ ऑफ इट आल्सो द ओजोन डिप्लीशन। अभी बस पे बात करेंगे। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की जो डेफिनेशन आरओ ने दी वो बहुत अमेजिंग है, ठीक है। ड्यू टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और एट फाइनली ये चूंकि अर्थ ग्लोबल का मतलब यहाँ पे क्या, पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ गया है, ठीक है, उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। बात ये आ रही है कि अब एक ग्लोबल वार्मिंग को समझिए कि अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ये 2 क्वेश्चन का आंसर को कैसे एड्रेस करें, तो इसका आंसर बहुत इजी वे में मिल सकता है। एक फिनोमिना होता है, सपोज एक आंसर चीज़ का आंसर देने की कोशिश करेगा। मैंने एक प्लांट, छोटा सा प्लांट, ठीक है, एक नॉर्मल से एनवायरनमेंट में रखा, ठंडी जगह के एनवायरनमेंट में रखा, ठीक है, और एक दूसरा प्लांट मैंने उगाया, दूसरा प्लांट भी मैंने एक ऐसे चैम्बर में रखा जो कि शीशे का बना हुआ है, ठीक है। ये जो चैम्बर है ये ग्लास चैम्बर है, ठीक है, और दोनों अगल बगल ही की हैं। बस फर्क क्या है कि ये जो प्लांट है मेरा, ये ग्लास चैम्बर में है, और दूसरा वाला जो प्लांट है वो नॉर्मल सन की रेस पे पड़ रहा है, और ठंड बहुत पड़ रही है वहाँ पे। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा प्लांट ज़्यादा अच्छे तरीके से सस्टेन कर पाएगा? सर जो बाहर है। यस सर। और कोई किसी और का आंसर कुछ? सर चीज प्रॉपर सनलाइट मिलेगी ना? अच्छा, ट्रांसपेरेंट में प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है क्या? सर उसमें सर मिस्टेक ध्यान दें उसमें। देखिए कहाँ पर प्लांट की, देखिए ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ठंडे इलाके में बोल रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। सर जो सर ग्लास के अंदर रखा है सर, उसके ग्लास होने की वजह से इसका सर थोड़ा टेम्परेचर उतना नहीं डाउन होगा जितना जो बाहर रखा है उसका। हाँ, वही बस मैटर है। देखिए पहली बात मैं आंसर इसका दे दूँ कि जो ग्लास चैम्बर में रखा हुआ पेड़ है वो अच्छे तरीके से सस्टेन करेगा, उसके पीछे एक रीज़न है, और जो उसके पीछे रीज़न है ना वही ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है। कैसे, आप देखिएगा, सन की रेस, जैसे सन ये है, ठीक है, सन की रेस इस पर भी पड़ेंगी और सन की रेस इस पर भी पड़ेंगी, है ना, और सन की रेस इस पर पड़ेंगी, जितना ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, ठीक है, बाकी चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर बैक होकर चली जाएंगी। लेकिन और जब सन चला जाएगा तब उसको हीट नहीं मिल रही होगी। यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, जब ये सन की रेज इस चैम्बर पे पड़ेगी तो चूंकि आपको पता है कि जो सन की रेज होती है वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, ये बात पता है आप लोगों को?
सन की जो है ना वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, वो चैम्बर में इंटर करेगी, इंटर करने के बाद जैसे वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी लॉन्ग वेवलेंथ में, और लॉन्ग वेवलेंथ में हो जाएगी तो वो उस चैम्बर के बाहर नहीं जा पाएगी। जैसे यहाँ पे इंटर की, अब वो इस तरीके से जैसे यहाँ टकराने के बाद यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पे टकराएगी, फिर यहाँ से यहाँ टकराएगी, मतलब ये इसी के अंदर जिगजैग मूवमेंट करेगी, और उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि अंदर का एनवायरनमेंट को वो थोड़ा सा हीटअप कर देगी, थोड़ी सी वहाँ पे गर्मी बढ़ा देगी एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पर इनको हीट चाहिए थी लेकिन इनको हीट मिल नहीं पाई क्योंकि बाहर बहुत मॉल ठंडा है। यहाँ पर सन जब चला भी जाएगा तब भी उस चैम्बर में हीट रहेगी एज कम्पेयर टू, उस वजह से ये सब चीज़ें हो रही। तो ये जो फिनोमिना है, ये जो चैम्बर बॉक्स में हुआ, इसी को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं। हुआ क्या, यहाँ पर किसने उस हीट को कंट्रोल करके रखा, इस चैम्बर ने। तो ये हमारा हमारा इसका ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से क्या मैटर है, ध्यान से सुनिएगा। जब आपकी जो अर्थ थी वो बिलियंस ऑफ ईयर पहले, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर पहले एकदम ठंडी थी, इतनी ठंडी थी कि वहाँ पर लाइफ सस्टेन नहीं कर पा सकती थी, वहाँ पर लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ एवोल्यूशन ऐसे हुए कि एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, कौन सी गैस है, CO2, इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता चला गया, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला गया, धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला गया, और इतनी कॉन्सेंट्रेशन हो गया। और इस गैस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये एक तरीके की कंबल की तरीके से वर्क करती है। तो एटमॉस्फेयर में जब CO2 नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, ज़्यादा ठंडा था। CO2 जैसे जैसे बढ़ती चली गई तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता चला गया, और टेम्परेचर इंक्रीज होकर वहाँ तक पहुँच गया कि जहाँ पर लाइफ सस्टेन की जा सकती है। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वो इफेक्ट है कि जिसके जरिए से अर्थ पर लाइफ सस्टेन करना पॉसिबल हो पाया। और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली गैस कौन सी है, CO2। CO2 बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, ग्रीन हाउस गैस कई हैं लेकिन CO2 उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट है। अब ये क्वेश्चन है, यही CO2 अभी अच्छी है, लेकिन यही CO2 जैसा कि अभी आरओ ने डेफिनेशन में बताया कि इसका कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। बस यही कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब ये है कि ये सब फिनोमेना नॉर्मल चल रहे थे, हमारी अर्थ बहुत अच्छे तरीके से थी, लेकिन 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके वेस्टर्न सोसाइटी में आया, जैसे UK ये सब यूरोप में आया, तो उसकी वजह से मशीन डेवलप हुई। मशीन को चलाने के लिए हमें क्या ज़रूरत थी, फ्यूल की ज़रूरत थी। हमने फ्यूल तो यूज़ किया, साथ में उसके बाय प्रोडक्ट में क्या चीज़ निकली, CO2 बहुत ज़्यादा वे में इमिट की जाने लगी, बहुत ज़्यादा इमिट की जाने लगी। तो ड्रास्टिकली जो हमारे यहाँ का टेम्परेचर था, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो टेम्परेचर था वो भी इंक्रीज हो गया, और वो इतना इंक्रीज हो गया कि 1992 के एयर में एक अर्थ समिट बुलानी पड़ गई। अर्थ समिट होगी, आप लोगों को याद होगा, अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरियो में बुलानी पड़ी, जिसमें बोला गया कि अगर अभी एडिक्वेट स्टेप नहीं लिए गए तो कुछ टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। पहले ठंड की वजह से नहीं रह पाते थे, अब हम लोग गर्मी की वजह से नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे स्टेप लिए गए। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि ग्लोबल वार्मिंग एक फिनोमेना है जिसमें CO2 के कंसंट्रेशन की इंक्रीमेंट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, और यही इसमें मेन रोल प्ले कौन कर रहा है, CO2। और CO2 ही सबसे इंपॉर्टेंट गैस होती है GHG की। GHG क्या है, GHG का प्रोसेस यही है कि जिसने लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारी अर्थ का टेम्परेचर नेगेटिव से पॉजिटिव के ऊपर लेके आया। तो ये सब कुछ जुड़े हुए फिनोमेना है। अब यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है, बस ये बताइएगा हमें कि इन सब में मेन प्रॉब्लम क्या है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन एक्सेस ऑफ CO2। ठीक है, वेरी गुड, एकदम से मेन प्रॉब्लम एग्जैक्टली यही है। क्या है, एक्सेस ऑफ CO2 का जो कंसंट्रेशन वो बहुत है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है ना, यही तो प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। Am I right कि नॉट, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। CO2 क्यों बढ़ रही है, वाई रीजन क्या है, CO2 क्यों बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में,
Sir, एक्सेस यूज ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, कोल, ये सब चीजें हैं। तो तात्पर्य यह है कि अगर हम ये समझ जाएं कि CO2 का कंसंट्रेशन किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि एक्सेस यूज ऑफ फ्यूल, तो कहने का मतलब फ्यूल हम क्यों यूज करते हैं? एनर्जी के रिसोर्सेज के लिए। तो अगर हम ये पूरा प्रोसेस समझ जाएं कि किस तरीके से हमको एनर्जी का यूज करना है, अगर एनर्जी का अच्छे वे में हम यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो कहीं ना कहीं CO2 के कंसंट्रेशन में हम लोग कमी ले आएंगे। ठीक है, एक बहुत करंट अफेयर की न्यूज़ है जो आप लोग के सामने जरूरी बताना चाहता हूँ। अभी आप लोगों ने शायद पेपर में दिखा हो, COP26 आप लोगों को कहीं दिखा हो, कहीं पे ये दिखा आजकल आप लोगों को न्यूज में? नो सर। नहीं दिखा? पेपर नहीं पढ़ते क्या आप लोग? यस सर, आजकल उत्तर प्रदेश के बाद। हाँ, ये तो बात, कोई बात नहीं। मैटर इज दैट कि अगर हम लोग इफिशिएंट वे में एनर्जी के रिसोर्सेज को यूज करना जान जाएंगे तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो अब एनर्जी को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें ये क्या करना पड़ेगा? हमें बस यही करना पड़ेगा कि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कोल है, फॉसिल फ्यूल है, ये सब चीजें हैं, इनके उपयोग को कम करना पड़ेगा और इनके जगह पे उस तरीके के एनर्जी के सोर्सेस को यूज करना पड़ेगा जो कि रिन्यूएबल हैं और जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। तो जो आज का लेक्चर है वो पूरा का पूरा इसी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एनीवन? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ आज हम लोग करनी है? तो आज का हम लोग का मेन टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा मैं एक एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। तो एनर्जी रिसोर्सेज दो तरीके के हो रहे हैं, एक वो जो हम लोग कन्वेंशनल यूज करते थे, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, और दूसरा सा कौन है? नॉन कन्वेंशनल, मतलब कि जो आजकल हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल में क्या क्या चीजें आ रही हैं आपका? कन्वेंशनल जो हमेशा से हम यूज करते आ रहे थे, जिसमें आपका कोल आता है, जिसमें आपका पेट्रोलियम आता है, ठीक है, और इसी तरह की चीज आती है। नॉन कन्वेंशनल में क्या क्या आता है? जैसे कि सोलर एनर्जी आती है, ठीक है, विंड एनर्जी आती है, ठीक है, और इसी तरीके से सोलर हो गया, विंड हो गया, और इसी तरीके वो क्या नाम है, एटॉमिक एनर्जी आती है। ये आपके नॉन कन्वेंशनल है, एक्सेट्रा इसी तरीके से। तो हम लोग का मेन फोकस आज का जो लेक्चर रहेगा मेरा वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे है, मतलब कोल के ऊपर और पेट्रोलियम के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। इसके बारे में मोस्ट ऑफ द चीज़ें देखेंगे, कोल क्या है, कहाँ पाया जाता है, कितने तरीके का होता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इंडिया में कौन अबंडेंटली पाया जाता है, ये सब चीज़ें आजकल हम लोग को देखनी है। ठीक है, तो चीज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या रहेगी कि एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। क्या क्या चीज़ें? दो तरह की एनर्जी होती है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें आपका कोल एंड पेट्रोलियम आता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आपकी सोलर, विंड और इस तरीके की चीजें आती हैं। वो एक एक करके आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। किस तरह की एनर्जी के सोर्स को हम लोग कन्वेंशनल बोलेंगे? एनीवन? इससे पहले पढ़ाया आप लोगों ने इसको? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो एनर्जी के सोर्सेस जो हम लोग ट्रेडिशनल वे से यूज करते चले आ रहे हैं और जिनके बारे में ये बोला जाता है कि ये अब धीरे धीरे डिग्रेड हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं, और अगर हमने इनका कोई दूसरा स्टेप नहीं ढूंढा तो जो ये रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्हीं को हम लोग कन्वेंशनल बोल रहे हैं, पढ़ सकते हैं कि दोज रिसोर्सेज विच हैज़ बीन यूज्ड बाय मैन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड स्टिल बीइंग यूज्ड अबंडेंटली। ठीक है, देयर इज टू लिमिटेड सप्लाई ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसका सस्टेनेबल यूज करना है। ठीक है, सस्टेनेबल इसका यूज करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टू यूज इन द सस्टेनेबल फॉर्म। नेक्स्ट वन, और इसमें कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहले क्या आता है? वो आपका आता है कोल। कोल क्या है? कोल के बारे में देख सकते हैं, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है कि इट इज अ कंबस्टिबल सॉलिड रॉक ऑफ ऑर्गेनिक एंड मिनरल मैटर। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बरीड मिलियंस ऑफ ईयर एगो।
इट मीन्स ये एक सॉलिड रॉक की तरीके से काम करता है। कैसे बना है ये ऑर्गेनिक एंड मिनरल मैटर है। ये बना था एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जिनको जो मिलियंस ऑफ ईयर पहले बरीड दफन हो गए थे, मतलब जो दबे हुए थे, जमीन के अंदर दबे हुए थे, उन्हीं से ये मिलके बना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये कोल के टाइप कितने होते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे नंबर 1 का कोल कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या खास बात है इसकी, ये हार्डेस्ट, बहुत शाइनी होता है, कलर इसका जेट ब्लैक होता है, और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसमें अप्रोक्सीमेटली 90% प्योर कार्बन पाया जाता है। 90% प्योर कार्बन पाया जाता है। ठीक है, और जब ये जलता है तो इसमें से ज़्यादा धुआं नहीं निकलता, इसमें से स्मोक नहीं निकलता। ठीक है, तो इसकी ये खास बात है। इट मीन्स कि ये सब कोलों में पाए जाने वाली वैरायटी में सबसे बेस्ट कोल पाता है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्मोक, इसका मतलब क्या होता है, हार्मफुल गैस। ठीक है, फॉग का मतलब क्या होता है, लगाने वाला। water vapor which is near to the surface of the earth. ठीक है, एंड देन स्मॉग मतलब क्या होता है, A mixture of both. मिक्सचर ऑफ बोथ। वेरी गुड, कि जब व्हेनेवर इन ये दोनों का मिक्सचर जब हो जाता है वही हमारा स्मॉग कहलाता है। तो इसमें से सबसे डरावनी परिस्थिति, सबसे डरावनी या सबसे खतरनाक चीज़ कौन सी है, फॉग, स्मोक या फॉग, कौन सी चीज़ सबसे डरावनी है, पहला, दूसरा, तीसरा? Third, sir. स्मॉग इज वेरी डेंजरस। कब बनता है ये, जैसे लोग टॉप कलर करते हैं, नहीं, किस मौसम में बनेगा ये, Sir, winters. विंटर्स में बनेगा। इसी वजह से दिल्ली का जो प्रोसेस है आजकल आप लोग न्यूज़ में देख रहे हो तो बड़ा दिक्कत वाला हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कोल, बिटुमिनस कोल। क्या खास बात है, ये हार्ड है, ब्लैक है, ध्यान रखिएगा, ये ब्लैक है, वो क्या था, वो जेट ब्लैक था, एंड हैव अप्रोक्सीमेटली 50 से 80% इसमें कार्बन वैल्यू पाई जाती है। तो नंबर 1 पे एंथ्रेसाइट, नंबर 2 पे बिटुमिनस। यस, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। सर मतलब स्मोक और फॉग में सर डिफरेंस क्या है? देखिए, जो फॉग, अरे फॉग जो कोहरा होता है, जाड़ों में जो कोहरा होता है उसको फॉग बोलते हैं, और वो छोटे छोटे से मासिव ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, जो किसी तरीके की प्रोसेस में, वो अलग का प्रोसेस है। जब कोहरा होता है वो आपका फॉग है, और स्मॉग का मतलब जो आपसे धुआं निकल रहा था, गाड़ियों से धुआं निकलता है ना, वो स्मॉग है। और स्मॉग और फॉग जब आपस में मिल जाएंगे तो वही हमारा स्मॉग कहला देता है, और स्मॉग इज अ वर्स्ट फॉर्म, वर्स्टेस्ट फॉर्म है। ठीक है, वर्स्टेस्ट फॉर्म है। तीसरे नंबर का कोल आपका कौन सा है, लिग्नाइट कोल है, कलर इसका ब्राउन होता है, लोअर ग्रेड कोल है, और इसमें नियरली 40% कार्बन वैल्यू पाई जाती है। और चौथे नंबर का सबसे खराब कोल होता है पीट कोल। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ वुड टू इनटू द कोल, इट हैज एटलीस्ट कार्बन वैल्यू। अब ध्यान से एक चीज देखिएगा, यहाँ पे छोटा सा फैक्ट है, शायद आप लोग के काम आए। देखिए, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया, सबसे नंबर में कौन सा कोल होता है, एंथ्रेसाइट। दूसरे नंबर पे कौन सा है, बिटुमिनस। और तीसरे नंबर पे कौन सा है, लिग्नाइट। और चौथे पे पीट है। ठीक है, अब ये क्या हुआ होगा, कोल तो किसी एक ही चीज़ से बना होगा ना, मतलब किसी एक मटेरियल से, या तो जैसे भी बताया कोल है क्या कि मिलियंस ऑफ ईयर पहले वो जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल थे, वो ऑर्गेनिक मटेरियल में जानवर भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, जब वो दबे रह गए तो प्रेशर के ज़रिए से उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई और वो कोल में कन्वर्ट हो गए। तो एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल जितने ज़्यादा लंबे समय तक बरीड रहेंगे वो उतना अच्छा कोल बनेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट कोई एनिमल या ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जो बरीड हुए और वो कोल बनना स्टार्ट हुए, तो जब सबसे पहली जो पोजीशन उसकी बनती है वो बनती है पीट की। ठीक है, फिर कुछ समय बीतता है तो वही कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में, फिर कुछ समय बीतता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिटुमिनस में, और जब फिर खूब समय बीत जाता है तो वो एंथ्रेसाइट में बनता है।
ठीक है। जो पीट है वो जब आपके ऑर्गेनिक मटेरियल कोयला बनना स्टार्ट होते हैं उसकी सबसे पहली फॉर्म है। दूसरे नंबर पे वही कन्वर्ट किस में होता है, लिग्नाइट में, देन लिग्नाइट कन्वर्ट होता है बिटुमिनस में, बिटुमिनस कन्वर्ट होता है एंथ्रेसाइट में। इट मीन्स कि जितना ज़्यादा देर तक जो कोल, जो ऑर्गेनिक मटेरियल ज़मीन में बरीड रहेगा उतना अच्छा वो कोयला बन के निकलेगा। ओके, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा आप लोग। यस सर पीट में से कितना परसेंट कार्बन कंटेंट होता है? किसमें? पीट में लेस देन, इसमें दिस वन, इसमें 40% से भी कम होता है, 20 से 40%, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है बस। तो सर इसको कोल की वैरायटी की तरफ से रखा, कोल भी नहीं रखा जाता, बस ये है कि मैंने बताया ना कि जब कोल बनने का जो प्रोसेस होता है ना उसकी स्टार्टिंग इसी से होती है, स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो होगी, तो उसका एक क्लासिफिकेशन रख दिया। हाँ, कोई और क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था? एनीवन? सर इनको अबंडेंसी के मतलब सबसे अबंडेंट पीट है क्या? नहीं, अब अबंडेंट देखिए, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछेंगे तो इंडिया में अबंडेंटली आपका बिटुमिनस पाया जाता है और ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना श्रेणी में पाया। अभी इसके बाद वही आएगा, इंडिया में सबसे अबंडेंटली जो कोल पाया जाता है वो बिटुमिनस पाया जाता है। ठीक है, पीट सबसे, हाँ बोला था कि वर्ल्ड वाइड इनका क्या होगा कि अबंडेंसी की उसमें क्या है? नहीं, ये स्कैटर्ड है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोसेस है। जैसे इंडिया में बिटुमिनस है तो हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में दूसरे तरीके से पाया जाता हो। पूरे में ये जरूरी नहीं कि पीट ही सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, इसका रेशियो ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, इंडिया में ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो अबंडेंटली पाया जाता है वो बिटुमिनस टाइप का कोल है। ठीक है, अभी क्या चीज़ है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट वन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम देखेंगे क्या है। अब देखिए, ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, देखिए यहाँ रखिएगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर की बात हो रही है, यहाँ पे कोल रिजर्व की बात नहीं हो रही है। एक क्वेश्चन भी है आपको कहीं पे, यहाँ पे क्या बात हो रही है कि इंडिया में जो प्रोड्यूस किया जाता है कोल उसमें वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर इंडिया सबसे है। तो अब एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व किस कंट्री में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। सर ये मेरे को सर और बता दीजिए कि हाईएस्ट सर प्रोड्यूसर कौन है कोल, बस नहीं तो ये मैंने आपको बताया ना, इसका पहला बताइए और ये कौन है इसके बारे में हम लोग बताएं। दो क्वेश्चन आपके हो गए, एक ये और दूसरा क्वेश्चन आपके। जो कंट्री सबसे, जिस कंट्री का सबसे ज्यादा कोल रिजर्व होगा वही तो सबसे लार्ज। हाँ, यही तो चीज़ है, यही तो मेन चीज़ है। जो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री, वो डिपेंड करता है। असल में क्या है ना कि जैसे अमेरिका शायद नंबर 1 पे कोल प्रोड्यूसिंग में था और चाइना का प्रोसेस है। होता क्या है कि जिस कंट्री के पास उसको एक्सप्लोर करने की टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगी उसके पास ज़्यादा कोल होगा। अब जैसे सपोज दैट आप एक चीज़ मानिए कि बोला ये जाता है कि सबसे मिनरल में रिच कॉन्टिनेंट कौन सा है, मिनरल में सबसे रिच कॉन्टिनेंट कौन सा बोला? जनरली इंडिया कॉन्टिनेंट नहीं है मेरे बच्चे। देखिए मैं बता दूं जनरली क्या बोला जाता है, जैसे अफ्रीका कंट्री है उसमें मोस्ट ऑफ द जगह जंगल का प्रोसेस है अफ्रीका, लेकिन उसके पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है कि वो इसको एक्सप्लोर कर सके। तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि जहां पर अबंडेंटली पाया जाएगा वहां पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी होगा। इंडिया में इतना अबंडेंटली नहीं पाया जाता, लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। इसी तरीके से एक और मिनरल होता है, आप लोगों ने थोरियम सुना होगा नाम, शायद नाम सुना है? ये सर नाम सुना, ये क्या है? थोरियम रेडियम की कैटेगरी का एक तरह का एलिमेंट है और इसका सबसे अच्छा जो रिजर्व है वो आपकी जो हमारा जो साउथ इंडिया है ऐसे, ठीक है, जो इसके जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज की सैंड में इसका प्रोसेस मिलता है और ये अबंडेंटली इंडिया में पाया जाता है। लेकिन अभी हम लोग थोरियम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो हम इसको एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस जगह पे सबसे ज़्यादा आपके रिसोर्सेज होंगे वहाँ पर उसका एक्सप्लोरेशन भी सबसे ज़्यादा होगा। ओके, फिलहाल ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। अब आपका काम क्या है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे प्रोड्यूसर कौन है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व कहाँ पे है। ठीक है, ये देखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट, ओल्डेस्ट कोल फील्ड कौन सी इंडिया की? वो है रानीगंज, जो कि वेस्ट बंगाल में है।
ठीक है। लार्जेस्ट कोल फील्ड इंडिया की कौन सी? झरिया, जो कि झारखंड में। झरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आयरन ओर भी वहाँ पर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि इंडिया हैज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ बिटुमिनस कोल, ये मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट फैक्ट, अब देखिए कुछ कोल जो इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली कहां पे पाए जाते हैं वो देखिए। एंथ्रेसाइट इंडिया में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और वो जम्मू कश्मीर में मिलता है। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल एंथ्रेसाइट जम्मू कश्मीर में मिलता है। दूसरे नंबर पर बिटुमिनस जो कि गोंडवाना कोल माइन में मिलता है, अब इसके बारे में हम और बात करेंगे आगे। तीसरे नंबर पे लिग्नाइट है जो कि तमिलनाडु और राजस्थान में मिलता है। चौथे नंबर पे जो पीट है वो आपका नीलगिरी हिल्स में मिल रहा है, ठीक है। हाँ पूछ लीजिए। हाँ जैसे अब वही होती है, जैसे जो एंथ्रेसाइट है ना तो उसमें ऑब्वियस सी बात है जिसमें कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। जब अच्छे तरीके से चलेगा तो अच्छे तरीके से हीट भी देगा, जब हीट भी देगा तो उससे ज़्यादा गर्मी भी निकलेगी, ठीक है। तो एंथ्रेसाइट के पास अगर आप बैठ के हाथ तापेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा एज कम्पेयर टू बिटुमिनस, ठीक है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कुछ होता, नीड के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज़ें यूज़ करनी है। ओके आगे देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, देखिए अभी मैंने बताया कि जो आपका बिटुमिनस कोल है वो गोंडवाना फील्ड में पाया जाता है। अब गोंडवाना लैंड के बारे में आप लोगों को मैं पूरा बता चुका हूँ कैसे बना था पैंजिया गोंडवाना लैंड। उसी का वो पोर्शन जो इंडिया में पाया जाता है, उसी रीजन में जो कोल मिलता है उसको हम लोग बिटुमिनस कोल बोल रहे हैं और इंडिया में सबसे ज़्यादा अबंडेंटली वही पाया जाता है। उसी के बारे में कुछ फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1 कि 98% ऑफ टोटल रिजर्व ऑफ इंडिया इन कोल फाउंड इन गोंडवाना फाइल्स, ये फील्ड है। इट मीन्स कि इंडिया का जो टोटल कोल रिजर्व है उसका 98% कहां से आता है? गोंडवाना लैंड से आता है। दूसरा फैक्ट क्या है? इट इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर कंटेंट, मतलब इसमें जो मॉइस्चर का कंटेंट होता है वो बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। तीसरा फैक्ट, इट कंटेन्स सल्फर एंड फॉस्फोरस, इसमें थोड़ी सी मात्रा सल्फर और फॉस्फोरस की भी मिलती है। और तीसरा फैक्ट, चौथा फैक्ट है इट फाउंड नियर वैलीज ऑफ, ये दामोदर वैली में मिलता है, महानदी एंड गोदावरी वैलीज में ये ज्यादा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट ऑफ गोंडवाना लैंड की कौन कौन सी हैं देख सकते हैं। झारखंड में झरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, झरिया, करणपुर, रामगढ़। दूसरे नंबर पे उड़ीसा के संबलपुर, सुंदरनगर। मध्य प्रदेश में कुछ सिंगरौली, नारसिंहपुर, छिंदवाड़ा। इसी तरीके से महाराष्ट्र के कामती एंड वर्धा में, और लास्ट वेस्ट बंगाल के रानीगंज और बर्धमान और बांकुरा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट गैस फील्ड हैं जो आप लोग को मिलती हैं। तो गोंडवाना कोल फील्ड की जो इंपॉर्टेंट साइट हैं वो अलग अलग स्टेट में पाई जाती हैं, उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इसको आप लोग इसमें देखेगा और ये आप लोग को याद तो करना ही पड़ सकता है, ठीक है। अब कुछ एक फील्ड और भी है, जैसे गोंडवाना फील्ड है, इसी तरीके से इंडिया में एक फील्ड और पाई जाती है जिसको हम लोग टर्शरी कोल फील्ड बोलते हैं। और ये जनरली इंडिया का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर जो कोल फील्ड पाई जाती है उनको हम लोग टर्शरी कोल फील्ड बोलते हैं। देखिए इसमें टर्शरी कोल फील्ड कौन कौन सी है? नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्या है इनकी खास बात? क्या है? इट हैज हाई मॉइस्चर, मोर सल्फर एंड लेस कैलोरीफिक वैल्यू। इट मीन्स जो गोंडवाना लैंड में पाया जाने वाला कोला है वो बहुत अच्छी कैटेगरी का है, लेकिन जो टर्शरी वाला जो कोल पाया जाता है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, इसी वजह से उसकी कैलोरिक वैल्यू भी कम है और साथ ही साथ उसमें जो कैलोरिक वैल्यू कम है और सल्फर के कंटेंट उसमें कुछ ज़्यादा पाए जाते हैं। कार्बन के कंटेंट कम है तो जाहिर सी बात है कि सल्फर के कंटेंट उसमें ज़्यादा हो जाएंगे, ओके। तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पे कुछ मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखी हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसकी ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज, ये आप लोग को बताना है। नंबर 1 बताइए, यस
हाँ, कोई कुछ कह रहा था? एनीवन? आगे बढ़ूं? सोर्स ऑफ पावर फॉर मशीन, ये कोल की एडवांटेज या डिसएडवांटेज? एडवांटेज, वेरी गुड। नेक्स्ट, यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, ये एडवांटेज या डिसएडवांटेज है? वेरी गुड। तीसरा, कॉजेस पॉल्यूशन, हाँ वेरी गुड। रिजर्व आर स्कैटर्ड, डिसएडवांटेज, दिस इज अ डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीज थी। अब ये था आपका कोल। हाँ, कुछ क्या, कोई कुछ कह रहा है? एनीवन? ये देखिए, रिजर्व आर स्कैटर्ड, मतलब कि कुछ कोला यहाँ पे पाया जाता है, कुछ कोला वहाँ पे पाया जाता है, कुछ कोला वहाँ पे पाया जाता है। एक ही जगह पे मिलता तो हम एक ही जगह पे। अगर रिजर्व स्कैटर्ड होते सर, हाँ, मतलब जगह जगह रिजर्व को यूज किया जा सकता है, तो ये एक एडवांटेज। देखिए अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत, लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। आपने एक बात गौर की, अभी मैंने एक नाम लिया था झरिया, है ना? ठीक है, झरिया में हम लोग जब आयरन ओर के बारे में पढ़े तब भी हमने पढ़ा था कि झरिया में आयरन ओर के बारे में भी है, और झरिया में ही आपका कोल भी है। होता क्या है, आयरन ओर अगर आपको मिल गया तो होगा क्या आप उससे लोहा या स्टील या स्टेनलेस स्टील बना लेंगे? नो, उसको लोहे को, आयरन ओर को आयरन में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको स्मेल्ट करना पड़ेगा। अगेन, आयरन को स्टील में बदलने के लिए भी आपको उसको स्मेल्ट करना पड़ेगा, और स्टील को स्टेनलेस स्टील में बदलने के लिए भी आपको उसको स्मेल्ट करना पड़ेगा। स्मेल्ट करने में आपको नीड किस चीज़ की होगी? अगेन, कोयले की नीड होगी, कोल की नीड होगी। अब ये बताइए कि अगर मोस्ट ऑफ द कोयला आयरन ओर की फील्ड के पास ही होगा, तो जो वो इंडस्ट्री जो उस प्रोडक्ट को बनाएगी तो उसको ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर यही पता चले कि हमें आयरन ओर एक जगह मिल रहा है और कोल मिल रहा है उसके वेस्टर्न वाले पार्ट पे, तो वेस्टर्न वाले पार्ट से यहाँ तक लाने में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, साथ ही साथ कोल जो है वो एक बोल सकते हैं इनफ्लेमेबल एलिमेंट भी है। तो पता चला खुदा ना खासा किसी वजह से कुछ हो गया तो वो कोल जल भी सकता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी कम हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है कि जो इंडिया में जो कोल है वो स्कैटर्ड है। अगर एक ही जगह पे होता तो ज़्यादातर इंडस्ट्री वहीं पे डेवलप हो जाती, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है और भी दीगर चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो स्कैटर्ड होने की वजह से एक इसकी ये डिसएडवांटेज भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में देखा? कोल के बारे में देखा। कोल 4 कैटेगरीज की देखी, एडवांटेज डिसएडवांटेज देख ली, और उनका गोंडवाना फील्ड और टर्शरी कोल फील्ड के बारे में हमने देख लिया। इंडिया में क्या ज़्यादा पाया जाता है, ये सारे फैक्ट देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम का मतलब क्या है? अगर आपसे कोई बोलता है व्हाट इज पेट्रोलियम, तो आप लोग के दिमाग में किस चीज़ की इमेज आती है? तेल कौन सा? आजकल तो आ रही होगी मतलब पेट्रोल डीजल यही सब ना, तो क्या उसको हम लोग पेट्रोलियम बोलते हैं? देखिए, पेट्रोलियम ऐसा एग्जैक्टली यस एग्जैक्टली होता क्या है कि ये जो पेट्रोलियम होता है ये कहाँ पाया जाता है? जैसे कोल्ड फील्ड होती है, इसी तरीके से ये भी जो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम का एक वर्ड भी है पेट्रोल, जो पेट्रो और लियम वर्ड से मिलकर बना है ना। पेट्रोल का मतलब होता है रॉक और लियम का मतलब होता है ऑयल, तो जो रॉक ऑयल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो पेट्रोल होता है वो कहीं पे रिजर्व होता है, वहाँ से हम लोग उसको एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ से निकाला जाता है, और निकालने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि आप अपनी मोटरसाइकिल में उसको तेल को तुरंत डाल देंगे, नहीं, उसको रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन करने के लिए रिफाइनरीज की ज़रूरत पड़ती है। रिफाइनरीज में वो तेल जाता है, फिर वहाँ पर वो उसके अलग अलग बाई प्रोडक्ट बनते हैं। जो सबसे अच्छी क्वालिटी की रिफाइन होने के बाद आता है वो पेट्रोल आता है, देन डीजल आता है, देन वो क्या नाम है जो मिट्टी का तेल होता है वो होता है, फिर और भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, लिब्रिकेंट्स वहीं से बनते हैं, जो आप वैसलीन यूज़ करते हैं, पेट्रोकेमिकल पदार्थ भी वहीं से बनते हैं। तो मेन ये है कि जो आपके पेट्रोलियम रिजर्व होते हैं वहाँ से उसको एक्सप्लोर किया जाता है, देन उसको ट्रांसफ़र किया जाता है रिफाइनरीज के ऊपर। रिफाइनरीज पे वहाँ पर उसकी रिफाइनरी होती है, फिर वहाँ से अलग अलग कैटेगरी के कुछ चीज़ें निकलती हैं। सबसे अच्छी कैटेगरी की जो चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल होती है, पेट्रोल, देन डीजल, देन बहुत सारी चीज़ें। तो पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं क्या है पेट्रोलियम।
कुछ फैक्ट हैं। पेट्रोलियम, हाँ, इट इज मेड फ्रॉम द वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक। पेट्रोलियम जो वर्ड बना है वो पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलिवियन मीन्स ऑयल। इट इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड इसको बोला जाता है। तीसरा फैक्ट क्या है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, लुब्रिकेंट etc आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से ऑब्टेन किए जाने वाले ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसकी एडवांटेजेस क्या है? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑन लैंड, ऑन सी एंड इन एयर। ओके, दूसरा इसका यूज क्या है? इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर रबर, पीवीसी, गैसोलीन, वैसलीन, वार्निश। इट मीन्स कि रबर बनाने में भी हम पेट्रोलियम का यूज करते हैं, पीवीसी पाइप्स बनाने में भी, गैसोलीन, वैसलीन, वार्निश और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने में इनको एज अ रॉ मटेरियल की तरीके से यूज किया जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। पेट्रोलियम में का हम लोग थर्मल पावर प्लांट में भी यूज करते हैं। अब इसके बारे में कुछ अच्छी चीजें हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस इसकी क्या है? बहुत बेसिक सी, इट इज नॉन रिन्यूएबल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज कि ये नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब है एक बार खर्चा हो गया तो ये जल्दी नहीं बनेंगे, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। अब हम लोग के बाद मिलियंस के बाद जब कुछ लोग आएंगे उनको ये सब मिलेंगे, और ये फास्ट डिप्लीटिंग भी है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है? कॉजेस पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, साथ ही साथ ये ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाते हैं क्योंकि इनसे CO2 इमिट हो रही होती है। तीसरा, टू कॉस्टली, बहुत महंगे हैं। और टू कॉस्टली को तो आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे, 100+ में जा रहा है, ठीक है। टू कॉस्टली, बहुत ज़्यादा पर्सन की जेब के ऊपर इसका असर पड़ता है। तीसरा फैक्ट क्या है? हाईली इनफ्लामेबल, बहुत ज़्यादा ये इनफ्लामेबल होते हैं, तो ये इसकी डिसएडवांटेज भी है। अब क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया कि ऑयल रिफाइनरीज होती हैं जो आपके पेट्रोलियम को रिफाइन करती हैं। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो हम देखते हैं कि रिफाइनरीज आर लोकेटेड नियर द ऑयल फील्ड और कोस्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रिस्क ऑफ फायर। कहने का मतलब है कि ऑयल रिफाइनरी जो होंगी वो हमेशा आपके पेट्रोलियम रिजर्व के पास ही होंगी। अब पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ कहाँ पे होते हैं? जनरली कोस्ट के पास होते हैं या कोई ऑयल फील्ड के पास होंगे, ठीक है। अभी इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है वो आपको बताएंगे। अब देखिए कुछ फैक्ट हैं। फर्स्ट प्राइवेट रिफाइनरी इंडिया में कौन सी है? रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, जामनगर, जो कि गुजरात में है, ठीक है। कुछ और भी फैक्ट इनके बारे में है। देखिए, मुंबई हाई का नाम आपकी ऑयल रिफाइनरी और ऑयल रिजर्व के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, मुंबई हाई नाम सुना है इसका कभी? यस सर, मुंबई हाई। मुंबई हाई का नाम मुंबई हाई क्यों पड़ा? मुंबई हाई, देखिए, मुंबई हाई एक प्लेस है जो कि अरेबियन सी में पाया जा रहा है और मुंबई से नियरली 176 किलोमीटर है, दूर है। मतलब मुंबई की जो कोस्ट है, जैसे सपोज है यहाँ पे मुंबई पड़ता है ना, यहाँ पे, और मुंबई से 176 किलोमीटर दूर यहाँ पर 176 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक लोकेशन है जिसको हम लोग मुंबई हाई बोलते हैं। क्यों मुंबई हाई क्यों बोला जाता है? आप लोगों को पता होगा कि जो आपका स्ट्रक्चर, अर्थ की क्रस्ट का स्ट्रक्चर होता है वो कभी कभी सिंक्लाइन इस तरीके से होता है। आपने पढ़ा होगा शायद आपके स्ट्रक्चर में, शायद ध्यान में। तो जो इसका उठा हुआ पार्ट होता है इसको सिंक्लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंक्लाइन। और जो मुंबई हाई है वो उठे हुए पे बना हुआ है, इसी वजह से ये इसके सिंक्लाइन वाले पोर्शन पे बना हुआ है, इसी वजह से इसका जो नाम है वो मुंबई हाई पड़ता है। एग्जैक्टली मुंबई में नहीं है, मुंबई से 176 किलोमीटर दूर कौन सी ये सी है? अरेबियन सी है। अरेबियन सी में जो आपके ओशन का जो सरफेस है उसके सिंक्लाइन वाले पे ये पोर्शन बना है, इसी वजह से इसका नाम हम लोगों ने मुंबई हाई रखा हुआ है। ओके, मुंबई हाई है बिकॉज ऑफ हाइट ऑफ सिंक्लाइन ऑफ। यस, सॉरी सर, पूरे सी के बीचों बीच है सर। हाँ, सी के बीचों में, एग्जैक्टली सी के बीच में है। मतलब कि अब ये यहाँ पे क्या है, इसको देखिएगा, मुंबई आपका ये है और मुंबई से 176 किलोमीटर दूर ये वाटर में ही तो है, तो 176 किलोमीटर दूर अगर यहाँ पे तो पूरा समुद्र में ही है, वो समुद्र में भी है। सॉरी, तेज थोड़ा सा बोलिए आप।
तो इसके कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है? डिसएडवांटेज है क्यों नहीं, क्योंकि डिसएडवांटेज है कि पानी के अंदर हमें अपना स्ट्रक्चर बनाना पड़ा, लेकिन हमें मिले ही वहाँ पे रिजर्व है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने वहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आप लोग इसकी इमेजेस देखिएगा, बड़ी खूबसूरत इमेज है, बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे, ताकि उसको। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, एकदम पूछ लीजिए, मना नहीं कर रहे हैं आपको। ये हाँ सर में क्या है ना? हाँ अरे क्या हाँ सर, नहीं सर क्वेश्चन बोल मुझे। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो मुंबई है कहाँ पे है, मुंबई से 176 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में सिंक्लाइन स्ट्रक्चर पे है। सर आप पूछ लें। हाँ पूछिए। सर जब ऑयल स्पिल हो जाता है हाँ सर का जो ओशन में सर हो जाएगा, सर उसको साफ करने की रिस्पांसिबिलिटी कौन लेता है? क्या हो जाता है, ऑयल अगर स्पिल हो जाता है सर, जैसे ऑयल स्पिल हो जाएगा, हाँ हाँ तो सर उसको जो ओशन में जो फैल गया है, वेरी गुड, साफ करने की रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं, इसको होता है जैसे कभी कभी क्या होता है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे जो शिप, अब जैसे इंडिया में तो इतना ऑयल मिलता नहीं है, हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं ऑयल को। अब देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये गुजरात कोस्ट है, ठीक है, फिर यहाँ से ये मिलता मिलता एक पोर्शन ये बनता है, और ये अफ्रीका का पोर्शन, ये पूरा हमारा क्या है, इंडियन ओशन पूरा है, यहाँ पे अरेबियन सी पड़ता है। तो जो इंडिया में जो ऑयल आता है यहाँ पर, जो जैसे इराक हो गया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सब जो कंट्रीज है यहाँ से आता है। अब यहाँ से पेट्रोल लेके कोई हमारा टैंक चला, और टैंक बीच में ही उसके साथ कोई दिक्कत हो गई, और टैंक से लीकेज हो गया, और पेट्रोल उस समुद्र में जाने लगा। अब जब समुद्र में जाने लगा तो वो समुद्र में बह गया। अब जाहिर सी बात है, जो वहाँ के मछली है, जो वहाँ के ऑर्गेनिज्म है, उनके ऊपर तो असर पड़ेगा ना। अब उसके ऊपर असर पड़ेगा तो उसको सफाई करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये क्वेश्चन है आर का। सफाई करने की जिम्मेदारी हर एक स्टेक होल्डर की होती है। और आपको जानकर थोड़ा अच्छा भी फील होगा कि वर्ल्ड में बहुत सारी NGOs ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए काम करती हैं, लेकिन जनरली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है कि जिसके जरिए से वो ऑयल गिरा है और जिस कंट्री में गिरा हो, दोनों लोग कोलैबोरेशन के साथ इस पे काम करें, ताकि उस ऑयल, इसको बोलते हैं ऑयल स्पिलेज। क्या बोलते हैं इसको, ऑयल स्पिलेज। ऑयल स्पिलेज होता है, ठीक है। इसमें दोनों कंट्रीज की जिम्मेदारी होती है कि वो लोग करें इसको, और वो हो भी जाते हैं। और आप यकीन मानिए, इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए बड़ी बड़ी कन्वेंशन रखी गई हैं। एक कन्वेंशन है बुदापेस्ट। क्या कन्वेंशन का नाम है, बुदापेस्ट। बुदापेस्ट कन्वेंशन भी इसके लिए थोड़ा सा काम करती है। मतलब कि वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं वो आपस में आके मिली, आपस में मिलने के बाद बुदापेस्ट में एक कन्वेंशन साइन हुई कि भाई अगर इंसिडेंट ऐसा कभी होता है, क्योंकि हमको व्यापार करने के लिए जहाज को यहाँ से वहाँ भेजना ही पड़ेगा, पानी के जो जहाज होंगे, तो अगर उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो उसके लिए एक कन्वेंशन साइन हुई, और कन्वेंशन का नाम बुदापेस्ट कन्वेंशन है। इसके जरिए से उस पर रिड्रेसल किया जाता है। तो दोनों ही उसमें कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। और कुछ फैक्ट हैं कि ऑयल फील्ड ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट में पाई जाने वाली ऑयल फील्ड कौन कौन सी है, डिगबोई, ये असम में पाई जाती है। और इंडिया की सबसे बड़ी कोल फील्ड भी, ऑयल फील्ड भी आपकी है ये मोरन और बप्पापुंग, बड़े अजीब अजीब से नाम है। ये आपकी ईस्ट की कोल फील्ड है। ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपकी ये ऑयल फील्ड पाई जा रही है। ऑयल फील्ड इन वेस्ट, कलाल, कोयली, कोसांबा, ये आपकी वेस्टर्न में, मतलब कि गुजरात में पाई जाने वाली ये सब फील्ड है। ये सब आपकी गुजरात में पाई जा रही है, और जो ये वाली है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपकी मिल रही है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और इंडिया की सबसे बड़ी कौन सी है, असम में डिगबोई जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है, ठीक है। तो ये था आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। किसी को कोई कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर क्लास को वाइंड अप करो। हाँ बताइए। सबसे ज़्यादा सबसे कम लेह में,
हाँ सर, सबसे कम। तो इसके पीछे कई रीजन है। पहले तो टॉपोग्राफिकल रीजन है, टॉपोग्राफिकल मतलब उच्चावच कितनी हाइट पे है, तो उसके पीछे भी कई रीजन है। दूसरा इसमें जैसलमेर वाला जो रीजन बोला था वहाँ पर भी सबसे ड्राई रीजन है। और जैसलमेर के बारे में क्या क्या मेन फैक्टर है, वहाँ पर अरावली हिल्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। और दूसरी चीज़ वो वेस्टर्न मार्जिन पे पड़ती है इंडिया के, तो वहाँ तक आपकी साउथ वेस्ट मानसून की विंड पहुँच ही नहीं पाती। जो जम्मू कश्मीर का प्रोसेस है, जम्मू कश्मीर में जो लेह है वो बहुत हाइट पे है। दूसरी चीज़ वहाँ तक मानसून उतनी हाइट तक पहुँच ही नहीं पाता। दूसरा कारण तो इस वजह से वहाँ पर बरसात इतनी नहीं होती, इसी वजह से वो ड्राइस्ट प्लेस में भी आता है, ठंडे ड्राइस्ट प्लेस में भी आता है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? लेकिन सर उधर जो हम लोग के क्या होता है सर, जो वेजिटेरियन की जो ग्रीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हाँ, हाँ। वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डालता है असर पंजाब प्लेन पे, कश्मीर के नीचे वाल डालता है। ध्यान से देखिएगा ये इमेज को, एक मिनट, इस इमेज को देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। और सर एक्सट्रीम डालता है किस पे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस पे असर डालता है? देखिए इमेज को देखिएगा ये। अरे भाई आ जाओ, ठीक है। हाँ क्या हो भैया? कुछ टेक्निकल दिक्कत है। देखिए फिलहाल इसको देखिए, मैं बता रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर का जो पोर्शन है उसके जो नीचे से स्टार्ट होता है, नीचे से कहाँ पे क्या चीज़ स्टार्ट होगी, उसको पंजाब प्लेन जो बोलते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डायरेक्टली हिट करता है पंजाब प्लेन को, और चूंकि आपको पता है कि पंजाब प्लेन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस तरफ से आ रहा है, यहाँ पे आता है पंजाब प्लेन में, वो अबंडेंटली बरसात करता है। नियरली जाड़ों के समय में, आज कल में बरसात होने वाली होगी, वहाँ पे बरसात करता है और वो सीधे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में सीधे जा रहा होता है, तो ऊपर थोड़ी ना जाएगा। अब ऐसी चीज़ आ रही, ऐसे ऊपर थोड़ी ना जाएगी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इस तरीके से जाता है और यहाँ पे बरसात करता है, और जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और फिर वहाँ पर उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द जो बरसात है वो आपकी पंजाब प्लेन में ही होती है, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पंजाब प्लेन में ज़्यादा असर करता है, ना कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पे? यूपी में भी, हाँ एकदम होता है। आपको बरसात मिलेगी, भी मैं बता दो रहा हूँ, जाड़े आ गए, अब देखिए आपको फील होने वाला होगा। अब जब बरसात होगी, बरसात इन द सेंस जब पानी बरसेगा अब की आने वाले कुछ समय में, तो आप समझ लीजिएगा वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल इसको यहीं पे रखते हैं। बाकी आप लोगों के क्वेश्चन एक दो टॉपिक और बचे हैं, वो करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उसमें बहुत सारा मजा आएगा। ओके ठीक है क्लास, सी यू, माय प्लेजर।